तो मैंने उसके साथ बता दिया कि भाई कौन कौन स्टेट उससे लगे हुए हैं, वो कितने कितने डिस्ट्रिक्ट से टच करते हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, उसका लेंथ क्या है। तो एक क्वेश्चन आप जब ऑब्जेक्टिव पर देखते हो ना, तो उसके साथ 4 क्वेश्चंस जो होते हैं उसके इर्द गिर्द उसके आसपास होते हैं। सो आप एक्स्ट्रा बीट को हमेशा नोट करते जाओ या स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है। और मैं जितना प्रैक्टिस सेशन में आपको दे रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इतना प्रैक्टिस सेशन का एक एक क्वेश्चन को आप एकदम याद कर जाओ। आपको एग्जाम में आप देखना 90% क्वेश्चन आप झारखंड से रिलेटेड जो भी आएंगे आप उसको कर लोगे, ठीक है। दिस इज नॉट दैट मच टफ एज यू आर थिंकिंग ऑफ, ओके। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन 2। लेट्स बिगिन। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन झारखंड। कि झारखंड में एक इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया था, इनमें से वो कौन है? ट्राइबल सब प्रोजेक्ट, इंटीग्रल रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, या मेजो प्रोजेक्ट, या नॉन ऑफ दीज। आई होप बहुत लोगों ने शायद नहीं सुन रखा होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं जितना बता रहा हूँ ना, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो आंसर है मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको बताने ही वाला हूँ। मैं जितना बता रहा हूँ आप सिर्फ उतना भी याद रखोगे ना, दैट विल बी सफिशिएंट। एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस विल बी सफिशिएंट, इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट, ठीक है। ये काफ़ी होगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, ठीक है। आपका झारखंड का एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा एग्जाम में, बिलीव मी, ठीक है। तो चलो देखो, व्हाट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन झारखंड। कि झारखंड में इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो आया था, इनमें से कौन है? तो देखो इसका जो आंसर है ना, वो आंसर है सी। आंसर इज सी। ये जो मेजो प्रोजेक्ट है, मेजो प्रोजेक्ट जो है, इसे कहा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। मेजो प्रोजेक्ट को क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। ये देखो, ये जो प्रोजेक्ट आया था ना, एक्चुअली क्या हुआ था कि संथाल परगना डिवीजन में ना एक बार बहुत ड्राफ्ट ऑफ फेमिन की कंडीशन थी, बहुत सूखा पड़ गया था। तो वहाँ के लिए, वहाँ के लोगों के लिए स्पेशली उस समय जब आया था, तो वहाँ क्या किया गया ना कि किसान और जो फार्मर्स थे, जो खेतीहर थे, उनके लिए वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेटिंग की व्यवस्था की गई। बहुत सारे डग वेल खुदवाए गए, कुएं खुदवाए गए वाटर को लिफ्ट करने का, मैंने इरिगेशन के उनके साधन प्रोवाइड किए गए, जिससे उनको जो सुखाड़ की स्थिति थी उनसे वो निकल पाए। तो बेसिकली मुझे लगता है पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट को बहुत फ़ायदा हुआ था। तो इस संथाल परगना डिवीज़न में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ये जो मेजो प्रोजेक्ट है, बेसिकली फार्मर्स को ड्राफ्ट फेमिन से बचाने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग, कुएं में खुदवाना, उनको इस तरह की चीज़ों के लिए, उनको मदद के लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। और ये इस प्रोजेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट। तो आप याद रखना, मेजो प्रोजेक्ट बेसिकली संथाल परगना, आप याद रखना संथाल परगना डिवीज़न। और वाटर हार्वेस्टिंग, डगवेल, कुएं खुदवाना, ठीक है। और फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था, टू सपोर्ट फार्मर्स। तो देखो, जब अगर कुछ भी ना याद आया ना, तो याद रखना जहां मेजो प्रोजेक्ट आपके क्वेश्चंस में आया, आप ध्यान में रखना कि एक इंटीग्रल ट्राइबल, ठीक है, बहुत इंटीग्रल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, जनजातियों के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया गया था। और बेसिकली ड्राफ्ट फेमिन कंडीशन से बचने के लिए, फार्मर्स के लिए वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा देने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। तो मेजो आप याद रखना, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी ऑफ झारखंड। कि झारखंड का मेन बेसिस ऑफ इकोनॉमी क्या है? झारखंड का जो इकोनॉमी है वो मेनली किस पे बेस्ड है? कौन इसमें से सबसे ज़्यादा झारखंड की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है? बताओ। अगर मेरे वीडियोस आपने झारखंड पे देखे हैं, तो मैंने उस वीडियो में बहुत क्लियर कट बताया है कि झारखंड, देखो ऐसे ही बहुत लोगों को पता है कि झारखंड जो बिहार से बटा ना, तो झारखंड के पास बहुत ज़्यादा मिनरल रिसोर्स है। 40% इंडिया का मिनरल रिजर्व झारखंड अकेले कंजर्व किए हुए हैं। दिस स्टेट इज वेरी रिच इन मिनरल रिसोर्स, ठीक है।
अगर मैं ये स्टेटमेंट कोट करता हूँ और अगर ऐसा वास्तविक में है तो आप समझ सकते हो कि माइनिंग जो है ना वो झारखंड के इकोनॉमी का बेस है। माइनिंग जो है झारखंड के इकोनॉमी का बेस है। देयर इज़ नो डाउट एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट से भी इसको फ़ायदा होता है, लेकिन माइनिंग से इसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं आपको बताऊं कि 18% जो है ना NMP का, नेशनल मिनरल प्रोडक्शन का, सिर्फ झारखंड से आता है। नेशनल मिनरल प्रोडक्शन मतलब पूरा इंडिया में जो भी प्रोडक्शन होता है मिनरल्स का, उसमें 18% कंट्रीब्यूशन जो है वो झारखंड का है। सो यू कैन थिंक ऑफ कि भाई कितना अधिक है। और अगर दूसरे लहजे में बोले तो लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़, ठीक है, से ज़्यादा का टर्नओवर झारखंड को माइनिंग इंडस्ट्री से मिलता है, ठीक है। गाइज, आप लोगों ने अगर मेरा झारखंड पे इंट्रोडक्शन वीडियो 1, 2, 3 नहीं देखा है, नो योर स्टेट 1, 2, 3, आप जाके देखो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बातें करी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट आपको क्वेश्चंस में टकरा ही जाएगा। पहला क्वेश्चन था हमारा कि इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन सा है। तो मेजो प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। वाटर हार्वेस्टिंग फार्मर को सपोर्ट करने के लिए, ड्राफ्ट ऑफ फेमिन कंडीशन से बचने के लिए लागू किया गया था। दूसरा है कि झारखंड का जो इकोनॉमी है उसको मेनली वो किस पे डिपेंड करता है, तो माइनिंग पे डिपेंड करता है। 18% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में, NMP नेशनल मिनरल प्रोडक्शन में झारखंड अकेला देता है। लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ का टर्नओवर इसका, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि हु लेड द फर्स्ट पीपुल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी झारखंड के, झारखंड में वो पहले व्यक्ति कौन थे जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किए थे। पहला, द फर्स्ट वन, जो झारखंड से हैं, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शंस को देखो पहले। विष्णु मानकी, तिलक मांझी, दुखन मानकी एंड भूकन सिंह, ये चारों फेमस नाम है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है कि हु लेड द फर्स्ट पीपुल्स रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। जो पहला रिवोल्ट किसने किया था, तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो आंसर है वो है आंसर बी। आंसर क्या है हमारा? बी, तिलक मांझी। तिलका मांझी जो हैं वो पहले वैसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। और इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद कर लो, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी मैं क्वेश्चंस को आपको कराऊंगा, जब भी मैं क्वेश्चन डील करूंगा, तो मैं आपको एक्स्ट्रा बीट जो उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द होंगे मैं आपको जरूर दूंगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन था ना, अब आपने जब इस क्वेश्चन को करा, 3-4 क्वेश्चन आपने और कर लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। देखो तिलक मांझी के बारे में जब आप, तिलका मांझी के बारे में जब आप जानो ना, तो 2-3 पॉइंट याद रखो। पहला, ये एक फ्रीडम फाइटर थे, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। दूसरा, ये संथाल कम्युनिटी के लीडर थे, संथाल कम्युनिटी के लीडर थे। इन्होंने 1784 में पहली बार ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के अगेंस्ट में ही टूक आर्म्स, ठीक ना, इन्होंने आर्म्स उठा लिया था, ठीक है। तो ये अब 3 बातें इनके लिए आप याद रखना। क्या क्या आपको याद रखना है कि एक फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, ये संथाल कम्युनिटी के लीडर भी थे, ठीक है। और 1784 में इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ में आर्म्स उठा लिया था। और ये लगभग कौन सा पीरियड है? मंगल पांडे ने जब रिवोल्ट किया था ना, आप लोगों ने सब देखा होगा मंगल पांडे पिक्चर, तो आप लोगों ने देखा होगा। चलो नहीं देखा तो देख लेना, इट्स गुड मूवी। तो जो मंगल पांडे का रिवोल्ट था ना, उससे भी 70 साल लगभग पहले, 70 साल पहले इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, ठीक है। सो तिलका मांझी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन झारखंड। वो संथाल कम्युनिटी के लीडर भी थे। 1784 में उन्होंने आर्म्स उठा लिया था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और ये एक फ्रीडम फाइटर भी है, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखना। सो आवर थर्ड क्वेश्चन आंसर इज बी, तिलका मांझी। अब देखो चौथा, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 53rd सेशन हेल्ड इन रामगढ़ इन 1940। कि 1940 में जो रामगढ़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 53rd अधिवेशन जो हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? तो देखो मैंने क्वेश्चंस को अब थोड़ा मिक्सअप करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में आप उतना अच्छा लिख सकते हो। सीजीएल और जेएसएससी में जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, मुझे लगता है इसी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को लेकर।
सो हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 53rd अधिवेशन हुआ था जो कि रामगढ़ में हुआ था, उसमें प्रेसिडेंट के सीट पे कौन प्रिसाइड किए थे? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सरदार पटेल, थर्ड ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड फोर्थ इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखो पहले इसके बारे में भी कुछ जान लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ ना, वो सबसे पहले बहुत सारे सेशंस हुए, आईएनसी के बहुत सारे सेशन हुए, बहुत जगहों पे हुए। आप 2-3 याद रखना। आईएनसी का जो फर्स्ट सेशन हुआ था 1885 में हुआ था, सेकेंड 1886 में हुआ और थर्ड 1887 में हुआ। मैं जैसे सीक्वेंस में बता रहा हूँ ना, कम से कम इतना याद रखना आईएनसी को लेके कि आईएनसी किसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन, आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आईएनसी क्या है? इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आईएनसी के जो सेशन हुए ना, पहला सेशन 85 में हुआ, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में हुआ। पहला जो हुआ था बॉम्बे में हुआ था, दूसरा जो हुआ कलकत्ता में हुआ था और तीसरा जो हुआ मद्रास में हुआ था। इतनी बातें क्लियर हुई। अब एक एक पॉइंट इसमें और ऐड करते हैं हम कि पहले जो 1885 में जो बॉम्बे में आईएनसी का सेशन हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट थी वो थी WC बनर्जी। कौन थी? WC बनर्जी। कौन थी? WC बनर्जी। आपको आई होप ये बातें समझ में आ रही होंगी। और दूसरा सेशन के जो प्रेसिडेंट थे वो थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और तीसरा जो 1887 में सेशन हुआ था आईएनसी का, जो मद्रास में हुआ था, उसमें जो प्रेसिडेंट पे प्रिसाइड किए थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये तो एक्स्ट्रा बिट मैंने बताया, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अभी कहाँ दिया है? नहीं दिया है। तो आप ध्यान देखना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में सेशन बॉम्बे में, दूसरा 1886 में कलकत्ता में, तीसरा 1887 में मद्रास में हुआ। पहले WC बनर्जी प्रेसिडेंट थी पहले सेशन के, दूसरे के थे हमारे दादा भाई नेहरू और तीसरे थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। और ये जो 53rd सेशन जो कि रामगढ़ में हुआ, ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछा गया? क्योंकि झारखंड में भी एक सेशन हुआ, रामगढ़ में 53rd सेशन, उसमें हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी प्रेसिडेंट थे उस सेशन के। कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आंसर इज डी कि 53rd सेशन जो आईएनसी का रामगढ़ में हुआ, उसमें प्रेसिडेंट की सीट पे कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक है। और अगर एक पॉइंट इसमें याद रख सको ना तो अच्छा है आपको, आपके लिए, कि जो पहला अधिवेशन इनका हुआ आईएनसी का, जो पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था जिसमें WC बनर्जी प्रेसिडेंट थी, उसमें 72 डेलीगेट्स ने उसको अटेंड किया था। कितने? 72। ये एक्स्ट्रा है, अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है। 72 डेलीगेट्स ने इसे अटेंड किया था। देख लो, हमने 2 क्वेश्चन करा लिए, कितना पॉइंट कर लिया। तिलका मांझी 1784 में पहला बार रिवोल्ट किए थे, संथाल कम्युनिटी के लीडर थे। एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन अटैच। आईएनसी एक क्वेश्चन पूछा गया 53rd सेशन में रामगढ़ में कौन था, इसके साथ 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, ठीक है। मैं आपको एक्स्ट्रा बीट देते जाऊंगा। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई पहला सेशन बॉम्बे में हुआ, कब हुआ, दूसरा कहाँ हुआ। पहला, दूसरा, तीसरा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आप इसको जरूर याद रखना। अब देखो 5वां क्वेश्चन है कि विच वन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, कि झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है, ठीक है। लोध फॉल, हिरनी फॉल, दसम फॉल या जौना फॉल? किसी को आइडिया है? मैंने लास्ट जो प्रैक्टिस सेशन 1 था उसमें उस फॉल के बारे में जिक्र किया था। हाँ, आई हैवंट टोल्ड यू दैट वाज द हाईएस्ट फॉल, बट मैंने उसमें जिक्र किया था। सो जिसने मेरा प्रैक्टिस सेशन 1 देखा है ना, उसे कुछ आइडिया हो गया होगा। चलो एक और हिंट मैं देता हूँ, ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। अब बताओ। सो आप देखना, विच वन इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड। चलो इसके बीट्स हम लेते हैं। झारखंड में जो हाईएस्ट वाटरफॉल है ना, वो लोध फॉल है। कौन सा फॉल है? लोध फॉल है। आंसर इज ए, लोध फॉल जो है झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, जो कि लगभग 143 मीटर या कहें तो 469 फीट के वाटर लेवल के फॉल से गिरता है। लगभग इतनी ऊंचाई है इस वाटरफॉल की। और ये लोध फॉल जो है, अब देखो
आपको ये पता चल गया ना कि झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल लोथफॉल है। अब इसके बारे में 3-4 बिट लेते हैं। पहला, लोथफॉल किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट क्या है, इस फॉल की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो या 143 मीटर है या 469 फीट है, जो आपको याद हो आप याद कर लो। तीसरा, आप देखना इसी फॉल को बूढ़ा घाट या बूढ़ा रिवर पे, ये जो घाट, ये जो वाटरफॉल बना है ना, ये किस रिवर की वजह से बना हुआ है? तो इसे बूढ़ा रिवर ही बोलते हैं। या आप देखना लोध फॉल से ही बूढ़ा घाट भी एसोसिएटेड है। तो जहां भी देखना आप ये टर्म लोध फॉल, बूढ़ा रिवर या बूढ़ा घाट, तो आप समझ जाना कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट के वाटरफॉल की बात हो रही है। और इस वाटरफॉल की जो ऊंचाई है 143 मीटर या 469 फीट है, आप इसको याद रखना। सो आंसर इज आवर, लोधा फॉल जो है वो झारखंड का हाईएस्ट वाटरफॉल है। और एक पॉइंट और कि इंडिया में ये 21st हाईएस्ट वाटरफॉल है। मतलब अगर भारत में हम टोटल वाटरफॉल देखें तो उसमें इसका कौन सा रैंक है? तो 21वां स्थान है, 21st इन इंडिया। देख लो, एक क्वेश्चन में 4-4 बिट में एक्स्ट्रा दे रहा हूं। लोधा फॉल जो कि लातेहार डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और लगभग 143 मीटर या 469 फीट की ऊंचाई रखता है। किस रिवर की वजह से ये वाटरफॉल बना हुआ है? ये बूढ़ा रिवर की वजह से बना हुआ है। और आप देख लो कि ये इंडिया में 21st, इंडिया में ये जो है वो 21st हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, सो आप इसको देख लेना। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि व्हेन डिड द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स, कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट कब लागू किया गया था? तो देखो, इसको आप डायरेक्टली याद करो कि ये इसका आंसर डी है, 1876। आंसर इज डी, 1876 में संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, जिसे आप एसपीटी भी बोलते हो, एसपीटी एक्ट भी बोलते हो, ये लागू किया गया था कब? 1876 में। इसमें मैं बहुत एक्स्ट्रा बीट आपको नहीं बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि जो एसपीटी एक्ट लगा था ये संथाल परगना रीजन में लगा था। संथाल परगना रीजन जो है, कौन सा रीजन है? अगर मैं झारखंड हूं तो दिस वन इज संथाल परगना डिवीजन, यही वो रीजन है, दिस वन। ठीक है, इस तरफ, मेरे इस तरफ। ये जो एक्ट था बेसिकली इसमें क्या बोला गया था कि दिस एक्ट प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ आदिवासी लैंड टू नॉन आदिवासी पीपुल, कि भाई आदिवासी का जमीन कोई गैर आदिवासी जो है उसे खरीद नहीं सकता है। ठीक है, तो एसपीटी एक्ट 1876 में इन्फोर्स हुआ, संथाल परगना रीजन में इन्फोर्स हुआ। इट प्रोहिबिट्स द सेल ऑफ आदिवासी लैंड टू नॉन आदिवासी पीपल। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना ही याद रखो, क्योंकि मैं एसपीटी और सीएनटी को बहुत विस्तृत रूप से कवर करने वाला हूं। ठीक है, मैं शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो इसका दोनों लाने वाला हूं। लॉन्ग वीडियो जेपीएससी के जो एस्पिरेंट्स है दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम, और शॉर्ट वीडियो आपके लिए रहेगा। एसपीटी और सीएनटी क्यों लाया गया, क्या क्या दिक्कतें हुई, ठीक है, सरकार ने कैसे कैसे प्रोविज़न बदले, फिर कब कब चेंज आया है, सब में हम इन सारे विषयों पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना याद रखो कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1876 में लागू किया गया था, संथाल परगना डिवीजन में रीजन के लिए लागू किया गया था। और ये आदिवासी के ज़मीन को गैर आदिवासी लोग नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा प्रोविजंस लाया गया था इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि व्हेन वाज छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इनफोर्स। देखो आ ही गया सीएनटी। ठीक है, तो एसपीटी के लिए आप 1876 याद रखना, और सीएनटी के लिए आप इसका आंसर जो है वो बी है, आप बी याद रखना कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन्फोर्स किया गया। ठीक है, 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट इन्फोर्स किया गया। ठीक है, अब चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हु रीनेम द साक्षी सिटी एट जमशेदपुर इन ऑनर ऑफ इट्स फाउंडर जमशेदजी नुसरवान जी टाटा। कि भाई इन चारों में से वो कौन व्यक्ति है जिसने साक्षी सिटी को जमशेदपुर सिटी का नाम दे दिया उसके फाउंडर के नाम पे, और फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा थे।
इसकी बात हमने पहले प्रैक्टिस सेशन 1 में करी है। मैंने जमशेदपुर को लेकर आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, जैसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया इसे कहते हैं, स्टील सिटी बोलते हैं। लगभग 1900 सेंचुरी में ये बनाया गया था, और जो पहला स्टील का जो टुकड़ा था वो 16 फरवरी 1912 में बना था। ठीक है, सो बहुत सी चीज़ों पर हमने बात करी है। अब यहाँ जो क्वेश्चन है हमारा कि साक्षी सिटी को किसने जमशेदपुर का नाम दे दिया। ठीक है, तो इन चारों में लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेबल एंड लॉर्ड वेलिंगटन। सो किसी कोई आइडिया है क्या इस क्वेश्चन का? चलो आप इसे याद रखना कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो व्यक्ति थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इज द करेक्ट आंसर, बी इज आवर आंसर। कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने साक्षी को जमशेदपुर का नाम दे दिया था उसके फाउंडर के नाम पे। ठीक है, सो आप इसको याद रखना कि और आंसर इज बी, साक्षी का नाम जमशेदपुर किसने किया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किया था। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच प्लेस इज नोन एज द शिमला ऑफ झारखंड? कि झारखंड में ऐसा कौन सा जगह है जिसे शिमला ऑफ झारखंड कहा जाता है? सो आई होप बहुत लोग इसकी जानकारी होगी कि नेतरहाट बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत रमणीक स्थल है, आप जा सकते हो। मेरे घर से तो बहुत पास में है, आई हैव विजिटेड सेवरल टाइम्स, इट्स रियली अ गुड प्लेस। ठीक है, तो नेतरहाट इज आवर करेक्ट आंसर। कि नेतरहाट को शिमला ऑफ झारखंड कहा जाता है, और भी एक चीज कहा जाता है क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, भी इसे ही कहा जाता है। मतलब नेतरहाट को शिमला ऑफ झारखंड तो कहा ही जाता है, साथ में इसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी बोलते हैं। सो आप ये दोनों बातें याद रखना, छोटा नागपुर भी नेतरहाट को ही बोलते हैं। ठीक है, नेतरहाट बहुत ही ठंडी जगह है, नेतरहाट प्लेट्यू पे है। ठीक है, सो नेतरहाट इज आवर आंसर। कि शिमला ऑफ झारखंड किसे कहते हैं? तो नेतरहाट को बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सोहराई इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ विच ट्राइब्स? सोहराई जो है वो बिगेस्ट फेस्टिवल है किस ट्राइब का, किस जनजाति का? सोहराई सबसे बड़ा पर्व है। देखो मैंने अपने नो योर स्टेट वीडियो में सोहराई, सरहुल, कर्मा, जितने भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स थे सबको अच्छे से बताया है, बड़े विस्तृत रूप से बताया है। अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सोहराई बिगेस्ट फेस्टिवल किस टाइप का है। पर फिर भी हम अभी आपको बताएंगे, आप थोड़ा सोचो इसको कि सोहराई जो है बिगेस्ट फेस्टिवल जो है वो किस टाइप का है। तो आंसर इज संथाल, आंसर इज संथाल, आंसर इज आवर बी। कि संथाल जो है, संथाल ट्राइब्स का सोहराई जो बिगेस्ट फेस्टिवल है। और अगर हम आपको सोहराई के बारे में बताएं तो चलिए हम आपको क्विक रिकैप देते हैं। देखो सोहराई जो है ना, ये मेनली जो फेस्टिवल है ना, ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए किया जाता है। मतलब एनिमल को कितना केयर करते हो, कितना प्यार करते हो, ये जानवरों का पर्व है जिसे दिवाली के ठीक बाद मनाया जाता है। नॉर्मली क्या किया जाता है सोहराई के समय, सारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो होते हैं उनको अच्छे से नहला धुला के सिंदूर और ऑयल से, वर्मिलियन ऑयल जिसे आप बोलते हो, सिंदूर और ऑयल से, तेल से उनका टीका उका लगाया जाता है, उनको पूजा किया जाता है, उनको फूल माला, गार्लैंड जो होते हैं जिसे माला आप कहते हो, उन्हें पहनाया जाता है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स भी जैसे बुल फाइट, इस सब का भी अरेंजमेंट किया जाता है। तो सोहराई जो है संथाल ट्राइब्स का बिगेस्ट फेस्टिवल है। बेसिकली ये जो पर्व है ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए मनाया जाता है, डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखना। ठीक है, कि सोहराई जो है बिगेस्ट फेस्टिवल किसका है? संथाल ट्राइब्स का है। डोमेस्टिकेटेड एनिमल के लिए पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है।